हम सभी को इतिहासकारों से यह तो पता है कि अकबर के नवरत्न थे, परंतु यह नहीं कि नवरत्नों की शुरुआत महाराजा विक्रमादित्य ने की थी। और हमें अकबर के नवरत्न तो सुना नहीं, परंतु महाराजा विक्रमादित्य के एक भी नवरत्न का नाम नहीं पता। और तो और इतिहासकारों ने कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई यह तक लिखा है, मगर यह झूठ है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बल्कि महाराजा विक्रमादित्य ने 5वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और यह एक सूर्य वेधशाला है और यह सूर्य के निरीक्षण करने के लिए बनाई गई थी। इस क्षेत्र को विष्णुपद पहाड़ी के रूप में जाना जाता था, जहां उस समय के अवशेष है जब चौहान तोमर प्रतिहार राज्यों ने शासन किया था। और क्या आप जानते हो कि भारत को सोने की चिड़िया किसने बनाया? इसका श्रेय महान सम्राट विक्रमादित्य को दिया जाता है, जिसे भगवान राम के बाद सर्वाधिक न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा माना जाता था। उसके शासनकाल में पूरे विश्व में सर्वाधिक धनी देश था। सम्राट ने लगभग पूरे एशिया पर राज किया था। और आज जो हम हिंदुओं का पंचांग चल रहा है विक्रमी संवत से, और इस विक्रमी संवत की शुरुआत भी महाराजा विक्रमादित्य ने की थी। और हर हिंदू को महान सम्राट विक्रमादित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। और अगर आप महान सम्राट विक्रमादित्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में मालवा पे राजा गंधर्व सेन का शासन था। भविष्य पुराण के अनुसार गंधर्व सेन के पिता देवराज इंद्र थे। उनके सेनापति का नाम वीरभद्र और मंत्री का नाम विष्णुदत्त था। गंधर्व सेन की पत्नी का नाम वीरमती था। उनके 2 पुत्र हुए, भरथरी और विक्रमसेन। उस वक्त मालवा एक स्वतंत्र राज्य था। कुछ वर्षों पश्चात शकुने राजा नहपाल ने मालवा पर हमला कर वहां कब्जा कर लिया और युद्ध के दौरान उनके पिता राजा गंधर्व सेन की मृत्यु हो गई। लेकिन मंत्री विष्णुदत्त, रानी वीरवती और दोनों राजकुमार वहां से बचकर निकल गए। शको ने मालवा में 20 वर्ष राज करने के बाद विक्रमसेन ने शको को हराकर मालवा को शको से मुक्त कराया। विक्रमसेन ने धीरे धीरे शको को भारत से खदेड़ना शुरू किया। उन्होंने भारत के कई राज्यों से सहायता मांगी और एक बड़ी सेना का निर्माण किया। अतः उन्होंने शको को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत की। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न भी थे। कहा जाता है कि नवरत्नों की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई थी। और उन नवरत्नों के नाम धन्वंतरी, शापनक, अमरसिन्हा, शंकु, वेताल भट्ट, कटकरपारा, कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि। पिशाची या बेताल की कहानियों में बेताल 25 कहानियां सुनाता है, जिसमें राजा बेताल को बंदी बनाना चाहता है और वह राजा को उलझन पैदा करने वाली कहानियां सुनाता है। और उनका अंत राजा के समक्ष एक प्रश्न रखते हुए करता है। वस्तुतः पहले एक साधु राजा से विनती करते हैं कि वे बेताल से बिना कोई शब्द बोले उसे उनके पास ले आए, नहीं तो बेताल उड़कर वापस अपनी जगह चला जाएगा। राजा केवल उस स्थिति में ही चुप रह सकते थे जब वे उत्तर न जानते हो, अन्यथा राजा का सिर फट जाता। दुर्भाग्यवश राजा को पता चलता है कि वह उनके सारे सवाल का जवाब जानते हैं। इसीलिए विक्रमादित्य को उलझन में डालने वाले अंतिम सवाल तक बेताल को पकड़ना और फिर उसके छूट जाने का सिलसिला 24 बार चलता है। इन कहानियों का एक रूपांतर कथा सरित सागर में देखा जा सकता है। और अगर आपको ये सब कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में बेताल 25 ही कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इस पर एक अलग सा वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। सिंहासन के किस्से विक्रमादित्य के उस सिंहासन से जुड़े हुए हैं जो खो गया था और कई सदियों बाद धार के परमार राजा भोज द्वारा बरामद किया गया था। स्वयं राजा भोज भी उनके काफ़ी प्रसिद्ध थे और कहानियों की यह श्रृंखला उनके सिंहासन पर बैठने के प्रयासों के बारे में है। इस सिंहासन में 32 पुतलियाँ लगी हुई थी जो बोल सकती थी और राजा को चुनौती देती है कि राजा केवल उस स्थिति में ही सिंहासन पर बैठ सकते हैं यदि वे उनके द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी में विक्रमादित्य की तरह उदार है। इसलिए भोज की 32 कोशिशें और 32 कहानियाँ सामने आती हैं और हर बार भोज अपनी हीनता स्वीकार करते हैं। अंत में पुतलियाँ उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें सिंहासन पर बैठने देती हैं। राजा भोज के बाद कोई भी उस सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। इसका उल्लेख हमें उज्जैन के साहित्य में मिलता है। और अगर आपको सिंहासन बत्तीसी की 32 कहानियाँ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सिंहासन बत्तीसी लिखें, ताकि मैं आपके लिए सिंहासन बत्तीसी पर वीडियो अपलोड कर सकूँ।
सनी से संबंधित विक्रमादित्य की कहानी को अक्सर कर्नाटक राज्य के यक्षगान में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी के अनुसार विक्रम नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे थे और प्रतिदिन एक ग्रह पर वाद विवाद चल रहा था। अंतिम दिन की बहस सनी के बारे में थी। ब्राह्मण ने सनी की शक्तियों सहित उनकी महानता और पृथ्वी पर धर्म को बनाए रखने में उनकी भूमिका की व्याख्या कर रहे थे। समारोह में ब्राह्मण ने ये भी कहा कि विक्रम की जन्म कुंडली में उनके 12वें घर में शनि का प्रवेश है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। लेकिन विक्रम संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शनि को महज लोककंटक के रूप में देखा, जिन्होंने उनके पिता सूर्य गुरु बृहस्पति को कष्ट दिया था। इसलिए विक्रम ने कहा कि वे शनि को पूजा के योग्य मानने के लिए तैयार नहीं है। विक्रम को अपनी शक्तियों पर, विशेष रूप से अपनी देवी माँ का कृपा पात्र होने पर बहुत गर्व था। जब उन्होंने नवरात्रि समारोह की सभा के सामने शनि की पूजा को अस्वीकृत कर दिया तो शनि भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने विक्रम को चुनौती दी कि वे विक्रम को अपनी पूजा करने के लिए बाध्य कर देंगे। जैसे ही शनि आकाश में अंतर्ध्यान हो गए, विक्रम ने कहा कि यह उनकी खुशकिस्मती है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उनके पास सबका आशीर्वाद है। विक्रम ने निष्कर्ष निकाला कि संभव थे ब्राह्मण ने उनकी कुंडली के बारे में जो बताया है वह सच हो, लेकिन वह शनि की महानता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। विक्रम ने निश्चयपूर्वक कहा कि जो हो कुछ होना है वह होकर रहेगा और जो कुछ नहीं होना है वह नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि वह शनि को चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। एक दिन एक घोड़े बेचने वाला उनके महल में आया और कहा कि विक्रम के राज्य में उसका घोड़ा खरीदने वाला कोई नहीं है। घोड़े में अद्भुत विशेषताएं थी, जो एक छलांग में आसमान पर तो दूसरे छलांग में धरती पर पहुंचता था। इस प्रकार कोई भी धरती पर उड़ या सवारी कर सकता था। विक्रम को उस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि घोड़े की कीमत चुकाने से पहले वे सवारी करके देखेंगे। विक्रेता इसके लिए मान गया और विक्रम घोड़े पर बैठे और घोड़े को दौड़ाया। विक्रेता के कहे अनुसार घोड़ा उन्हें आसमान में ले गया। दूसरे छलांग में घोड़े को धरती पर आना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने विक्रम को कुछ दूर चलाया और जंगल में फेंक दिया। विक्रम घायल हो गए और वापसी का रास्ता ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह सब उनका नसीब है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वे घोड़े के विक्रेता के रूप में शनि को पहचानने में असफल रहे। जब वे जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तब डाकुओं के एक समूह ने उन पर हमला किया। उन्होंने उनके सारे गहने लूट लिए और उन्हें खूब पीटा। विक्रम तब भी हालत से विचलित नहीं हुए और कहने लगे कि डाकुओं ने सिर्फ उनका मुकुट ही तो लिया है, उनका सिर तो नहीं। चलते चलते वे पानी के लिए एक नदी के किनारे पहुंचे। जमीन की फिसलन ने उन्हें पानी में पहुंचाया और तेज बहाव ने उन्हें काफी दूर घसीटा। किसी तरह धीरे धीरे विक्रम एक नगर पहुंचे और भूखे ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे विक्रम बैठे हुए थे, ठीक उसके सामने एक कंजूस दुकानदार की दुकान थी। जिस दिन से विक्रम उस पेड़ के नीचे बैठे, उस दिन से दुकान में बिक्री बहुत बढ़ गई। लालच में दुकानदार ने सोचा कि दुकान के बाहर इस व्यक्ति के होने से इतने अधिक पैसों की कमाई होती है, और उनसे विक्रम को घर पर आमंत्रित करने और भोजन देने का निर्णय लिया। बिक्री के लंबे समय तक वृद्धि की आशा में उसने अपनी पुत्री को विक्रम के साथ शादी करने के लिए कहा। भोजन के बाद जब विक्रम कमरे में सो रहे थे, तब पुत्री ने कमरे में प्रवेश किया। वह बिस्तर के पास विक्रम के जागने की प्रतीक्षा करने लगी। धीरे धीरे उसे भी नींद आने लगी। उसने अपने गहने उतार दिए और उन्हें एक बतख के चित्र के साथ लगी कील पर लटका दिया। वह सो गई। जागने पर विक्रम ने देखा कि चित्र का बतख उसके गहने निगल रहा है। जब वे अपने द्वारा देखे गए दृश्य को याद कर रहे थे कि दुकानदार की पुत्री जग गई और देखती है कि उसके गहने गायब है। उसने अपने पिता को बुलाया और कहा कि वह चोर है। विक्रम को वहां से राजा के पास ले जाया गया। राजा ने निर्णय लिया कि विक्रम के हाथ और पैर काट कर उन्हें रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए। जब विक्रम रेगिस्तान में चलने में असमर्थ और कुंड में लथपथ हो गए, तभी उज्जैन में अपने मायके से ससुराल लौट रही एक महिला ने उन्हें देखा और पहचान लिया। उसने उनकी हालत के बारे में पूछताछ की और बताया कि उज्जैन वासी उनकी घुड़सवारी के बाद गायब हो जाने से काफ़ी चिंतित है। वह अपने ससुराल वालों से उन्हें अपने घर में जगह देने का अनुरोध करती है और वह अपने घर में रख लेते हैं। उसके परिवार वाले श्रमिक वर्ग के थे। विक्रम उनसे कुछ काम मांगता है। वे कहते हैं कि वे खेत में निगरानी करेंगे और हाँक लाएंगे, ताकि बैल अनाज को अलग करते हुए चक्कर लगाएंगे। वे हमेशा के लिए केवल मेहमान बनकर ही नहीं रहना चाहते थे।
जब एक शाम विक्रम काम कर रहे थे, हवा से मोमबत्ती बुझ जाती है। वे दीपक राग आते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं। इससे सारे नगर की मोमबत्तियां जल उठती है। नगर की राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की थी कि वे ऐसे व्यक्ति से विवाह करेंगी जो दीपक राग आकर मोमबत्ती जला सकेगा। वह संगीत के स्रोत के रूप में उस विकलांग आदमी को देखकर चकित हो जाती है, लेकिन फिर भी उसी से शादी करने का फैसला करती है। राजा जब विक्रम को देखते हैं तो याद करके आग बबूला हो जाते हैं कि पहले उन पर चोरी का आरोप था और जब वह उनकी बेटी से विवाह के प्रयास में है, वे विक्रम का सर काटने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं। उस समय विक्रम अनुभव करते हैं कि उनके साथ यह सब सनी की शक्तियों के कारण हो रहा है। अपनी मौत से पहले वे सनी से प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सहमति जताते हैं कि उनमें अपनी हैसियत की वजह से काफ़ी घमंड था। सनी प्रकट होते हैं और उन्हें उनके गहने, हाथ, पैर और सब कुछ वापस लौटाते हैं। विक्रम सनी से अनुरोध करते हैं कि जैसी पीड़ा उन्होंने सही है वैसी पीड़ा सामान्य जन को ना दे। वे कहते हैं कि उन जैसा मजबूत इंसान भले ही पीड़ा सह ले, पर सामान्य लोग सहन करने में सक्षम नहीं होंगे। सनी उनकी बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि वे ऐसा कतई नहीं करेंगे। राजा अपने सम्राट को पहचान कर उनके समक्ष समर्पण करते हैं और अपनी पुत्री की शादी उनसे कराने के लिए सहमत हो जाते हैं। उसी समय दुकानदार दौड़कर महल पहुंचता है और कहता है कि बतख ने अपने मुंह से गहने वापस उगल दिए हैं। वह भी राजा को अपनी बेटी सौंपता है। विक्रम उज्जैन से लौट आते हैं और सनी के आशीर्वाद से महान सम्राट के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको विक्रमादित्य के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सिंहासन 32 या बेताल 25 कमेंट करें, जिससे कि मैं बेताल 25 या सिंहासन 32 पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। इसी प्रकार की धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के साथ।